नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो नोएडा से खबर है जहां पर पत्नी की बेवफाई से परेशान पति ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा करें, जहां शादी के 4 महीने बाद पत्नी ने अपना घर छोड़ा और पति का ये भी आरोप दरअसल उसके परिजन जो है वो लगाते नजर आ रहे हैं कि पत्नी का किसी और के साथ एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो किसी और के साथ अफेयर था और इसी से तंग आकर पति ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। आत्महत्या से पहले पति ने वीडियो भी बनाई थी और उसी में अपनी आपबीती बताई गई। लेकिन अब पुलिस प्रशासन पर, नोएडा पुलिस पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो ये कि पहले अगर लापरवाही नहीं बरती गई होती तो परिजन कहते हैं कि आज हमारे सामने हमारा बेटा जीवित होता, जिंदा होता, खुदकुशी नहीं की होती। तो ये देखिए, ये एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं बेवफा पत्नी की जिसकी बात की जा रही है, दूसरी तस्वीर में दोनों आपको नजर आ रहे हैं पति पत्नी। लेकिन अब दुखद खबर ये है, दुखद जानकारी ये है कि पति ने आत्महत्या कर ली और कहा यह जा रहा है, क्योंकि वीडियो भी जारी किया गया, उसमें आरोप लगाए गए कि वो अपनी पत्नी से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। तो दरअसल युवक पूरी तरीके से आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। एक युवक कांवड़ यात्रा पर जाता है और बीच में ही उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई है। युवक कांवड़ यात्रा को छोड़कर वापस लौटता है, पुलिस से शिकायत करता है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिश्ते, आज के दौर में रिश्तों का मोल कुछ नहीं रह गया है। गाहे बगाहे कुछ ऐसी खबरें हमारी आंखों के सामने तैरने लगती हैं, जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। ऐसी एक खबर नोएडा से आई है। नोएडा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 26 साल का अंकित कांवड़ यात्रा पर गया था। उसे उम्मीद थी कि वो घर लौटेगा तो उसकी पत्नी उसका तहे दिल से स्वागत करेगी। लेकिन इस बीच अंकित को एक झटका लग गया। जिस दौरान अंकित कांवड़ यात्रा पर गया था, उसकी पत्नी उस दौरान उसे छोड़कर चली गई। सिर्फ 4 महीने पहले ही अंकित की शादी हुई थी। उसने परिवार को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन सारे सपने कहीं खो गए। कांवड़ यात्रा के दौरान जैसे ही अंकित को पता चला कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, वो वापस लौटा और मानसिक रूप से परेशान हो गया। वो घर लौटा तो दिन दर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। पता चला कि उसकी पत्नी किसी और युवक के साथ भाग गई है। बस ये दुख अंकित सह नहीं पाया। दुख बढ़ता गया और आखिरकार अंकित ने वो फैसला लिया जिसके बारे में सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। अंकित ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उसने एक मार्मिक वीडियो बनाया। वो आखिरी वीडियो में क्या कह रहा है, ये देखिए। ये भी देख लिया, मुझे देख लिया, लास्ट है। बहुत रो लिया, बहुत कुछ कर लिया, तेरे आगे मर चुका हूं अंदर से। मर लास्ट टाइम, खुश तुझे भी नहीं रहने दूंगा, खुश तुझे भी नहीं रहने दूंगा। अब बहुत हुआ, अब आखिरी बाय बाय। आंखों में आंसू लिए अंकित का ये वीडियो बेहद मार्मिक है। अंकित के चेहरे पर गहरी निराशा साफ दिख रही है। अंकित का ये वीडियो सामने आया तो उसके परिजनों में भारी रोष फैल गया। दरअसल अंकित ने खुदकुशी से पहले पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अंकित अवसाद का शिकार हो गया था। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। इंसाफ की उम्मीद टूट चुकी थी और विकल्प सिर्फ जान देने का था। जब अंकित की मौत के बाद परिवार ने तहरीर दी तो तब जाकर पुलिस ने अंकित की पत्नी, सास, ससुर और एक अज्ञात युवक के खिलाफ तहरीर दर्ज की। आखिरकार पुलिस ने 29 जुलाई को मामला दर्ज किया। परिजनों का भी कहना है कि पुलिस अगर जल्दी कुछ कार्रवाई करती तो अंकित की जान बच सकती थी। जांच में एक युवक क्रिश की भूमिका भी सामने आई है। क्रिश को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस मीडिया सेल का कहना है कि मामले में कुछ आरोप निराधार पाए गए हैं। न्यूज इंडिया सवाल पूछता है, क्या अंकित की जान बच सकती थी? समय रहते नोएडा पुलिस ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? शिकायत के बाद भी क्यों नहीं जागी नोएडा पुलिस? नोएडा पुलिस ने परिजनों की आवाज को अनसुना क्यों किया? नोएडा पुलिस ने परिजनों को कैंडल मार्च से आखिर क्यों रोका?
नोएडा के सेक्टर 45 क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। युवक की जो पत्नी है वो घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद युवक कावड़ लेने गया था और कावड़ लेकर वापस लौटा तो पता चला उसकी जो पत्नी है वो किसी के साथ घर छोड़कर चली गई है। जिसके बाद युवक ने स्थानीय पुलिस यानी सेक्टर 39 थाने में इसकी सूचना दी, लेकिन बावजूद उसके युवक का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद युवक जो है डिप्रेशन में आ गया, उसने आत्महत्या कर ली। इसका एक जो वीडियो पहले युवक ने पूरा जो शूट किया, शूट करने के बाद इंस्टाग्राम पर वो वीडियो वायरल की, लेकिन बावजूद उसके पुलिस ने इस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। फिलहाल जो परिजन है वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि हमने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अगर सवाल यही उठता है कि अगर पुलिस पहले से कोई कार्रवाई कर ली होती तो युवक की जान नहीं जाती। मैं न्यूज इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। हालांकि देखिए, इसको लेकर लगातार अब पुलिस प्रशासन पर और उसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कंचन भारद्वाज नोएडा से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए लाइव अधिक जानकारी के साथ, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से नेता आश्रय गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। आश्रय जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन आप जैसे कि तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन पर इस तरह का आरोप परिजन लगा रहे हैं कि अगर समय रहते पुलिस ने शिकायत दर्ज की होती या इस पर गंभीरता के साथ संज्ञान लिया होता तो आज हमारा बेटा हमारे बीच में जीवित होता। निश्चित तौर पर एक बड़े लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं। बिल्कुल जी, पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस गहरे मुद्दे को आपने जनता के बीच में रखा और आपने इस पे मुझे आमंत्रित किया बोलने के लिए, क्योंकि ये जो ऐसा मुद्दा है कि नोएडा जैसे शहर में जो हाईटेक कहा जाता है जिला, और पुलिस प्रशासन हमेशा यहाँ पर वाहवाही लूटता रहता है, कभी एनकाउंटर्स के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे। उसमें ऐसी घटना जो होती है वो संवेदनशील है। और जैसे कि मैं परिवार से मिला भी था और सबसे बात हुई थी, उन्होंने बताया कि ये पिछले एक हफ्ते से परेशान था लड़का, जो अंकित लड़का था, वो की कार्रवाई नहीं हो पा रही। पुलिस वाले चौकी इंचार्ज थे वहाँ के सदरपुर के और जो एसएचओ थे वो घुमा रहे थे इनको कि हम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई। उसने आखिरी में ऐसे कदम उठाने का सोचा कि जब कोई अगर सही टाइम पे उसको न्याय मिल जाता या ये लोग मदद कर देते तो शायद वो आज हम सबके बीच में होता। नहीं, लेकिन एक तरफ तो योगी सरकार दम भरती है कि हमने पुलिस को इतना सख्त किया हुआ है, समय समय पर मीटिंग्स करती है कि जन गुहार सुनिए, और कोई भी अगर यहाँ पर शख्स आता है चौकी में तो उसके साथ लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के आरोपों से घिरती हुई नोएडा पुलिस नजर आती है। देखिए मैम, अगर इसमें कोई राजनीतिक तो तत्व है नहीं कि हम राजनीतिक लाभ उठाने के लिए मुद्दे को उठा रहे हैं। जब पुलिस ने जनता की नहीं सुनी तब हम उनके परिवार से मिले। जब उसने आत्महत्या कर ली, अगर शायद हमारे पास लड़का पहले आ जाता या किसी माध्यम से हमारे साथ, तो हम शायद उसको ना मरने देते। हम आंदोलन करना पड़ता, हम आंदोलन करते, क्योंकि ये सरकार विफल हो चुकी है। जो अधिकारी है वो इस सरकार में बेलगाम हो चुके हैं, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। अब जैसे घटना होती है तब इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। कल जब इन्होंने कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट मांगी कि हमें न्याय नहीं मिला, हम कैंडल मार्च निकालना चाहते हैं, तो पुलिस के पूरा 40-50 आला अधिकारी पहुंच के वहां दबाव बनाने लगे कि नहीं तुम मत निकालो, हम 2 दिन का समय दो, 3 दिन का समय दो। अगर ये चीज पिछले हफ्ते हो जाती तो शायद अंकित हमारे और आपके बीच में बैठा होता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आप वहां पर पहुंचे तो आपने देखा कि और पूरे मामले की जानकारी ली और आपने पाया कि पहले ही कैंडल मार्च निकालने के लिए पुलिस जो थी वो उन्हें मना कर रही थी, मतलब रोक रही थी। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, ये परिवार वालों से आप पूछ सकते हैं। उनका नंबर आपको सेंड कर दूंगा, आप खुद बात करिए कि कल कितना दबाव बनाया गया कि आप मत निकालिए कैंडल मार्च, बदनामी हो जाएगी हम लोग की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अगर ये काम पिछले एक हफ्ते पहले कर लेते, जब उसने एप्लीकेशन दी थी अंकित ने अपने नाम से कि मेरी पत्नी से ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं और मुझे संदेह है कि उसके माँ बाप ने उसे घर पे रख रखा है और पुलिस मेरी मदद करे, मुझे मेरी पत्नी को वापस मिलवा दें, तो शायद वो हम सबके बीच में होता। और आपको वीडियो भी आपने देखी होगी, उसने आत्महत्या से पहले क्या कहा कि मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ और मैं अब जहाँ जा रहा हूँ वैसे तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। उसके खुद के वर्ड है। और अगर कोई मृतक अपने पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजता तो वो सबसे बड़ा सबूत होता है कि वो कितना प्रताड़ित था शासन से, प्रशासन से, और उसके जो अभियुक्त है जिन्होंने उसको तरसाया ऐसी चीजों के लिए। ठीक है आश्रय जी, आप रहिएगा हमारे साथ में। अपने सहयोगी कंचन का रुख कर लेती हूँ। कंचन भारद्वाज लगातार बने हुए हैं नोएडा से। अभी फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्या तफ्तीश है? पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई सफाई या फिर कोई पक्ष रखा गया है क्या? कंचन, आरोप बहुत ज्यादा गंभीर है। हाँ। इसमें खुद मेरी जो मृतक है उसके भाई से बात हुई है, तो कहीं ना कहीं उसकी बातों से ये लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस का उसके ऊपर दबाव है। जिस तरीके से मैंने उससे बात करना चाहा कि कैसे पूरी घटना हुई थी, क्या रोल रहा, तो उसका बस यही कहना है कि इसमें भी हम
कुछ कहने लायक नहीं है, क्योंकि हमें पुलिस की तरफ से ये बोला गया है कि आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए, आप किसी के सामने मत आइएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि उनसे ये भी बोला गया है कि आप मीडिया पे अपनी बात मत रखिए, क्योंकि जिस तरीके से उसके जवाब थे, जो मृतक का भाई है उनके जवाब थे। साथ ही मैं इस वक्त डीसीपी कार्यालय मौजूद हूँ और मैंने खुद यहाँ पे डीसीपी साहब से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन डीसीपी साहब अभी यहाँ पर मौके पर नहीं है कार्यालय में, वो कहीं बाहर है अभी। उसको लेकर तमाम कहीं ना कहीं पुलिस पर पूरे सवाली निशान खड़े होते हैं कि जिस तरीके से घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं जो अगर ये पहले से सुनवाई अगर हो जाती अंकित की, तो कहीं ना कहीं अंकित की मौत नहीं होती। जिस तरीके से अंकित ने आत्महत्या की है और अंकित ने वीडियो में साफ मतलब बोला है कि अब बहुत हो गया, सॉरी बाय बाय। तो कहीं ना कहीं अंकित ने परेशान होकर ही पूरी तरीके से कदम उठाया। कहीं ना कहीं जो एक युवक होता है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे उसने लिखा है कि अब बहुत हो गया, सॉरी बाय बाय, तो कहीं ना कहीं अंकित काफी परेशान था। साथ ही जो परिजन लगातार बोल रहे थे कि हम चौकी थानों के हमने काफी चक्कर लगाए, लेकिन बावजूद उसकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही पुलिस ने इसमें एक युवक लेकिन ये बहुत लापरवाह एक रवैया है पुलिस का। अमितेश श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमितेश, भले ही लखनऊ में बैठकर योगी आदित्यनाथ कितनी ही बैठकें कर लें, कितनी ही मीटिंग कर लें और कितने ही सख्त से सख्त निर्देश यहाँ की कानून व्यवस्था के एवज में दे ले पुलिस को, लेकिन पुलिस है कि अपनी जिम्मेदारियां संभलने को तैयार नहीं है। ये अगर कदम पहले उठा लिया जाता या संज्ञान पहले ले लिया जाता तो आज एक परिवार का चिराग ना बुझता। ये आरोप लग रहे हैं पुलिस पर। देखिए मनीषा, बेबसी है, लाचारी है और पुलिस की लापरवाही है और फिर अंकित की मौत हो जाती है। आप सोचिए कि जो अंकित अपने इंसाफ के लिए पुलिस के दर दर भटक रहा था, ठोकरें खा रहा था, पिछले एक हफ्ते अगर देखिए तो लगातार अंकित पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगा रहा था, फरियाद लगा रहा था, लेकिन वो नोएडा पुलिस जो दम भरती है, वो नोएडा पुलिस जो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप सोचिए। अंकित की मौत ने एक दो नहीं बल्कि कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि हाईटेक पुलिस होने का दावा करने वाली, तमाम बड़े बड़े दावे करने वाली, और खासतौर पे हम इस वक्त यूपी के जो डीजीपी मुख्यालय वहां मौजूद है मनीषा, और यहीं से पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग गवर्न होती है। लेकिन हमने भी तमाम बड़े अधिकारियों से हम भी ये जवाब देना चाहते हैं कि आखिर उन लापरवाह जो पुलिसकर्मी हैं, वो लापरवाह जो पुलिस अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी। एक अंकित की मौत का सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल यह है कि अंकित जैसे तमाम लोग हर रोज इन पुलिसिया लापरवाही की वजह से दम तोड़ते हैं, मजबूरन में इतना बड़ा कदम उठाते हैं। आप सोचिए कि अंकित का पूरा परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। उन्होंने अपने लाल को खोया है। अंकित ने किस तरीके से पुलिसिया पूरी नोएडा पुलिस का जो एक काला सच है वो निकल के सामने आया है मनीषा, कि एक शख्स अपनी फरियाद लेकर पुलिस के अधिकारियों के पास गया। और नोएडा पुलिस तो वैसे भी बड़ी गंभीर पुलिस मानी जाती है। ठीक है, आश्रय गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्योंकि लगातार वो बने हुए थे, उन्होंने तमाम प्रश्न के उत्तर भी दिए। ठीक है, मैं फिर से रुक कर लेती हूँ, फिलहाल वो हमारे साथ नहीं है। अमितेश, आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि अपना दम भरती हुई नजर आती है और पूरी तरीके से अपने दावे वादों से मुकरती हुई पुलिस नजर आती है। आश्रय जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आश्रय जी, ये अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। भले ही योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पहुंचते हो, वहां पर पुलिसिंग कार्यशैली पर संज्ञान लेते हो और वहां पर मीटिंगें करते हो, लेकिन नोएडा को तो हाईटेक शहर माना जाता है। यहाँ पर तो कहा जाता है कि एक झटके में पुलिस आ जाती है और पूरा काम करती है। ऑपरेशंस एक तरफ चलाती है, कहती है कि ऑपरेशन लंगड़ा हो, ऑपरेशन तमाम तरह के ऑपरेशन है अपराध पर, लेकिन जब एक आम इंसान अपनी गुहार लेकर पहुंचता है तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। देखिए जी, जो नोएडा पुलिस है ये सिर्फ वाहवाही लूटने के काम करती है। ये मैं नहीं बात कर रहा, ये आपके जो पत्रकार यहाँ पर जो आपके जो एंकर्स होंगे, आपके जो स्टाफ होगा, उनसे ही पूछ सकते जो नोएडा देखते होंगे। जब तक पुलिस पे दबाव नहीं पड़ता, जब तक कोई चीज घटना नहीं हो जाती, तब तक पुलिस कोई एक्टिव नहीं होती। अगर इसमें चौकी इंचार्ज या थाना अध्यक्ष इसमें एक्टिव हो जाते तो शायद अंकित ना मरता। अगर वो, और इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं थी इसमें सिर्फ आपको जो पीड़ित पक्ष था उसको बुला के समझाना था या जो परिवार चाहता वो करना था, तो हमारे बीच में अंकित होता। लेकिन उन्होंने इतना भी नहीं करा कि आप कम से कम जिसकी शिकायत करता है, जिसको शिकायत दी है, कम से कम उसको बुला लीजिए, पुलिस भेज दीजिए,
अगर थोड़ा सा भी एक्शन लिया जाता चौकी इंचार्ज या और अगर परिजन आवाज उठा रहे तो उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है पुलिस। मैं खुद कल मौके पे गया था, कैंडल मार्च जहाँ से निकाल रहे थे, वहाँ कम से कम 40-50 पुलिस वालों ने दबाव बनाकर कि भैया हमें 2 दिन दे दो, 3 दिन दे दो। जब अगर ये 3 दिन अब भी मांग रहे हैं, मरने के बाद भी, जो मृतक अंकित है उसके जाने के बाद भी 3 दिन मांग रहे हैं, तो कितनी बेशर्मी की बात है। ये लोग हवाई बातें करते हैं, एनकाउंटर दिखा देते हैं और फिर बाद में सुबह कहते हैं कि हमने एनकाउंटर कर दिया। क्या अभी तो जब सरकार चेंज होगी सारे एनकाउंटर की जांच भी होगी कि एनकाउंटर असली है भी या नकली करे गए हैं। ये चीजें बाद में खुलेंगी कि किस एनकाउंटर सच्ची असली है, कौन नकली एनकाउंटर है। क्योंकि नहीं, लेकिन ये केवल एक व्यक्ति या एक अंकित का मामला नहीं है आश्रय जी, ये तो एक बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए भी जो पीठ थपथपाते हैं, वो अधिकारी जो अपनी वाहवाही खुद अपने मुंह से करते हैं। और आप अगर उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कितना पीड़ित था वो प्रशासन से कितना पीड़ित था, और जिसकी शिकायत करी महिला और जो पत्नी है उसके परिवार से कितना पीड़ित था लड़का। और जब उसने फांसी लगाने का निर्णय लिया, उससे पहले जो उसने वीडियो बनाई, अगर आप देखेंगे तो आप रो पड़ेंगी कि वो कितनी पीड़ा में था वो लड़का। मतलब अगर आज अंकित अपने परिवार के बीच में नहीं है या परिवार वालों ने अंकित को खो दिया है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो नोएडा पुलिस और नोएडा पुलिस के अधिकारियों की है। नोएडा पुलिस की बनती है, क्योंकि अगर आप एक आम इंसान हो, आप अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना होती है या अनहोनी होती है, कोई भी क्राइम होता है, तो आपको सबसे भरोसा क्या होता है? पुलिस। आप पुलिस पे जाते हैं, आप नेता पे नहीं जाएंगे, आप पहले पुलिस पे जाएंगे। पुलिस एक ऐसी संस्था है जिसपे सबको विश्वास होता है। वो शपथ लेते हैं कि भैया हाँ, हम पूरे निष्ठा और निष्ठावान से जनता की सेवा करेंगे। और वही पुलिस जब सेवा नहीं करती तो वो आदमी पीड़ित हो जाता है, प्रताड़ित हो जाता है कि भाई मेरा कौन सुनने वाला है। और वो जाए कहाँ। तो उसने ऐसा स्टेप लिया, तो उससे पूरा का पूरा जो इस पे दोषी है वो नोएडा पुलिस है। ठीक है, अमितेश मेरे साथ लगातार बने हुए लखनऊ से। अमितेश, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि अपनी पीठ थपथपाने वाली नोएडा पुलिस, हाईटेक शहर नोएडा पुलिस, और जितना शहर हाईटेक उतनी ही पुलिस भी हाईटेक। जैसे दावे किए जाते हैं कि हम तो पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे तो एक नंबर भी बाकायदा अलग अलग तरीके से जारी किए जाते हैं, अलग अलग हेल्प डेस्क है, लेकिन जनता पहुंचेगी तो पहुंचेगी कहाँ जब सुनवाई करने वाला नहीं है कोई। देखिए मनीषा, खासतौर पे अगर हम बात करें नोएडा पुलिस के कारनामों की, तो नोएडा पुलिस के जो कारनामे हैं, ठीक हमारे पीछे जो डीजी ऑफिस देख रही हैं आप, यहाँ तक पहुंच रहे हैं। और एक दो कारनामे नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है नोएडा पुलिस की। लेकिन सवाल यही उठता है कि दरअसल बड़े बड़े दावे और जमीनी हकीकत में अंतर होता है, उसको फर्क समझिए। ये सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं कि अंकित की मौत की जिम्मेदार आप नोएडा पुलिस को कह सकती हैं। उसके पीछे वजह है कि अगर एक आदमी अपनी फरियाद लेकर चौकी जाता है, एक शख्स थाने जाता है, बाकायदा अपनी फरियाद करता है, गुहार लगाता है, इंसाफ की मांग करता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कागजों की अगर बात करें तो कागजों में जो मौसम है गुलाबी है, बहुत शानदार चल रहा है, पुलिसिंग हो रही है, बिल्कुल शानदार तरीके से नोएडा नंबर 1 है, एनसीआर का सबसे बेहतरीन है, सब कुछ कानून व्यवस्था नंबर 1 है। आप ये दावे सुन सकती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप देखिए। एक अंकित एक बानगी है, तमाम ऐसे घटनाक्रमों जो घटनाक्रम है उनको नोएडा पुलिस बखूबी अंजाम देती है। लेकिन सवाल वही है कि अगर आप आवाज़ उठाइए तो फिर आपकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जाएगी। अगर आप नोएडा पुलिस की सच्चाई दिखाइए तो फिर सवाल खड़े किए जाएंगे। और अंकित के साथ देखिए, आप उसके वीडियो को देखिए, जो अंतिम वीडियो आप कह सकती हैं, उस वीडियो ने एक दो नहीं बल्कि कई सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद से नोएडा पुलिस जो हमेशा सुर्खियों में रहती है अपने अलग अलग कारनामों की वजह से, एक बार फिर से नोएडा पुलिस की पूरे इस घटनाक्रम के बाद से उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हाईटेक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हाईटेक पुलिस होने का दावा किया जाता है। रिस्पांस टाइमिंग से लेकर तमाम जो ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर तमाम चीज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन जब आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, आप सोचिए अंकित का गुनाह क्या था। अंकित का गुनाह बस इतना था कि एक आम आदमी था
उसके साथ जो भी पारिवारिक घटनाएं हुई उसकी वो दरख्वास्त लेके गुहार लेकर लेकिन पहले पुलिस एफआईआर अधिकारियों कब तक दर्ज पहुंचा। हुई, कब शिकायत अगर लेके समय वो रहते परिजन के साथ पहुंचे, पहली बार कब शिकायत हुई, इसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। कंचन मेरे साथ लगातार नोएडा से बने हुए। कंचन, आपको मालूम होगा कब ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में लाने का प्रयास किया जाता है, कितनी बार एफआईआर की जाती है, कितनी बार पुलिस के चौकी पर पहुंचा जाता है शिकायत के लिए, कौन कौन जाता है, क्या केवल अंकित पहुंचते हैं या उनके साथ उनके परिवार वाले भी पहुंचते हैं? देखिए, जो घटनाक्रम है ये कावड़ यात्रा के बीच का घटनाक्रम है। पूरा अंकित कावड़ लेने सदरपुर से हरिद्वार जाता है और उसी बीच अभी मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि अंकित की जो शादी वो 4 महीने पहले हुई थी। इसने लव मैरिज की थी और कहीं ना कहीं जब कावड़ लेने जाता है इसको रास्ते में पता चलता है कि ऐसी ये घटना हो चुकी है, तो रास्ते में से वापस अंकित अपने घर आ जाता है। इसके बाद में वहाँ सदरपुर चौकी है, वहाँ चौकी इंचार्ज से मिलता है, जिसके बाद में वहाँ उसकी सुनवाई नहीं होती। फिर आता है वो थाने में उसको काफी चक्कर लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मामूली बात ये है कि हमेशा पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि कोई अगर नाबालिग होता है, नाबालिग थोड़ा सीरियस होते हैं, अगर नाबालिग नहीं होता कहते हैं ठीक है, बड़ा है, कोई बच्चा थोड़ी है, आ जाएगा घूम फिर के, कोई दिक्कत नहीं, आप फोन कर लीजिए इधर। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो पुलिस की तरफ से ये बात पता की जाती है जो पीड़ित होता है उसको, तो कहीं ना कहीं जो मेन जो प्राथमिकी दर्ज की गई है सेक्टर 39 थाने में, वो 29 तारीख को दर्ज की गई है। 29 तारीख को दर्ज करने के बाद में फिलहाल पुलिस ने 1 अगस्त को एक कृष्ण नाम के युवक को गिरफ्तार किया इस पूरे मामले में। जी ठीक है, आश्रय जी हमारे साथ लगातार कनेक्टेड है। आश्रय जी, अब ये पुलिस जो है वो हिला हवाली करती है, ये अंकित तो एक केस है, एक पूरा मामला है जो अब उजागर हो गया है और ना जाने कितने लोग पहुंचते होंगे एफआईआर करवाने के लिए कि साहब हमारी गुहार सुन लीजिए, साहब हमारी इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पहुंचते हैं। और एक पुलिस की कार्यशैली और पुलिस की कार्यप्रणाली तो लोगों के बचाव के लिए ही है। लोगों को कोई परेशानी होती है तो सरकार कहती है कि आप तुरंत पुलिस थाने पहुंचिए और देखिए पुलिस कैसे नहीं कार्रवाई करती है। अब इन अधिकारियों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा जो अपना किया छिपाने के लिए लोगों को रोक रहे हैं? जी, मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि आप इतने बड़े बड़े वादे योगी जी बैठ के लखनऊ में कर देते हैं, इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, क्या वो इस पुलिस थाना अध्यक्ष पे, क्या चौकी इंचार्ज पे एक्शन लेंगे? जो 22 तारीख की शिकायत उस अंकित ने दी थी और उसके मरने के बाद एफआईआर होती है, मेरे हाथ में एफआईआर कॉपी है और मैं देख रहा हूँ कि इसमें 29 तारीख को एफआईआर पंजीकृत की गई है। कितनी बेशर्मी की बात है कि जो 22 तारीख को एप्लीकेशन देता है, अगर वो जिंदा रहता है तो शायद एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज भी ना होती। तो जब वो मरा उसके बाद एफआईआर लिखी गई 29 तारीख को 1:36 पे। कितनी बेशर्मी की बात है कि पीड़ित अपने आप को इतना परेशान हो गए, उसकी रिसीविंग मतलब उसको रिसीविंग करके एफआईआर इनके दर्ज नहीं करी गई। तो मतलब ये सोचिए कि आप आम आदमी है, जब तक पीड़ित बिल्कुल मर ना जाए। उत्तर प्रदेश सरकार इतनी असंवेदनशील सरकार हो चुकी है कि जब तक इंसान मर ना जाए, ऐसे तमाम घटनाएं नोएडा में होती हैं जो दबा दी जाती हैं, क्योंकि ये घटना हम लोग के संज्ञान में आ गई, हम लोगों ने उठाया। नहीं, लेकिन फाइलों में और कागजों में तो जैसा कि मेरे सहयोगी अमितेश भी जिक्र कर रहे हैं कि माहौल पूरा गुलाबी है, एकदम चकाचक काम है। तो गुलाबी रहेगा ही, यही तो दिक्कत है कि जो दिखता है वही बिकता है। ये लोग फाइलों में गुलाबी रखते हैं। हाँ। अभी आपने देखा नोएडा में स्वच्छ भारत नंबर 1 बनाया गया, ठीक है, उसके बावजूद नोएडा की स्थिति इतनी बुरी है कि हर जगह जलमग्न है नोएडा, लेकिन ये कोई नहीं दिखाता। ऐसी चीजें पुलिस प्रशासन के अंदर भी हो चुकी हैं कि कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। अब आपके सामने ये एक एग्जांपल आ गया तो इसलिए अब ये हाईलाइट हो जाए, क्या पता कार्रवाई भी कुछ हो जाए चौकी इंचार्ज या एसएचओ पे, लेकिन उसके बावजूद भी अगले हफ्ते ऐसे अंकित आएंगे, ऐसे अंकितों की शिकायत आएगी और वो चली जाएगी और शायद कोई कार्रवाई ना हो। और हम लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं जो बीचों में जो प्रताड़ित हो जाते हैं शासन प्रशासन से, जिनका कोई लेन देन नहीं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब लोगों की शिकायत आती है कि पुलिस के पास जाते हैं लेकिन पुलिस हिला हवाली कर देती है या लापरवाही बरतती है। ये तो एकमात्र केस सामने आया है, ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से कंचन का रुख कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। कंचन, अंकित का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और अभी फिलहाल पीड़ित परिवार का क्या कहना है, क्या मांग है, क्या मार्च के माध्यम से या किसी प्रकार से और ज्यादा इसको बढ़ावा देने की बात अभी परिजन कर रहे हैं या फिर क्या मांग है, अभी आगे क्या होना चाहिए, क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैंने खुद मृतक के जो भाई हैं उनसे बात की है। उनका कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे जवाब दे रहे हैं कि जैसे किसी दबाव में है वो। उनका साफ तौर पर कहना ये कि अभी देखिए पुलिस काम कर रही है, इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ कहने लायक है नहीं। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उसके ऊपर दबाव बना रखा है कि अभी आप मीडिया के सामने मत आना और हमने आपको टाइम दे रखा है, उस टाइम के भीतर आप करना। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीड़ित परिवार जवाब दे रहा है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस के भी दबाव में वो पीड़ित परिवार है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया कंचन आपका हमारे साथ नोएडा से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अमितेश श्रीवास्तव लखनऊ से आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी। और आशय गुप्ता जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर, सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।